नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गल्फ क्राइसिस के बारे में चल रहा था। खाड़ी विवाद, खाड़ी संकट हम देख रहे थे। एक बड़ा वीडियो इसके ऊपर बन चुका है, बड़ा लंबा चला है खाड़ी क्राइसिस। थोड़ा सा और इसको हमको आगे बढ़ाना है, तो बात तो पूरी करनी है, अर्थात संपूर्ण। क्योंकि प्रश्न खाड़ी अगर क्राइसिस का आया तो उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और 100% इससे प्रश्न आता ही आता है। तो ये तो हमको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। और बड़े इजीली अपने कहानी के रूप में देखा कि इराक पर किस तरह अमेरिका आक्रमण करता है। वो सब कहानी हमने एक तरीके से कहानी के रूप में सद्दाम हुसैन की तानाशाही देखी और सद्दाम हुसैन की तानाशाही को किस तरह काबू में लेने की कोशिश करता है अमेरिका, अपना वर्चस्व हासिल करने की कोशिश करता है गल्फ कंट्रीज पे। तो ये सब कुछ हमने देखा। अब देखिए उसकी परिणति क्या होती है, किस तरह उसने कंट्रोल किया। अब हम अंतिम स्तर पर पहुंच रहे हैं, अर्थात खाड़ी क्राइसिस का अंत की ओर जा रहे हैं और साथ में अमेरिका की दबदबापन जहां पर देखने को मिला और जहां सद्दाम हुसैन का सफाया कर दिया, हम उस ओर जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। बात है 2002 की, है ना। हम खाड़ी संघर्ष, देखो हमारा टॉपिक तो वही है, खाड़ी संकट, ठीक है। 2002 हमने 5 युद्ध देख लिए थे। कितने युद्ध देखे? 5 युद्ध, मतलब आक्रमण देखे, सैनिक कार्रवाई देखी। 5 पॉइंटों पर हम चर्चा कर चुके हैं। 6ठे पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सुरक्षा परिषद द्वारा 8 नवंबर 2002 को एक प्रस्ताव पारित होता है। क्या होता है? सुरक्षा परिषद द्वारा, देखिए सुरक्षा, सिंपली बिल्कुल कुल रह गया, पढ़िए समझ में आ जाएगा। सुरक्षा परिषद द्वारा 8 नवंबर को 2002, 8 नवंबर 2002 को क्या होता है? एक प्रस्ताव पारित होता है। एक प्रस्ताव पारित होता है, प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव का जो नंबर होता है वो प्रस्ताव संख्या होती है 1441। ध्यान रखना, प्रस्ताव संख्या 1441। कितनी? 1441। ये क्या होती है? पारित होती है। सिंपली समझो कि जो हमारी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका एक अंग है सुरक्षा परिषद, है ना। वो 8 नवंबर 2002 को एक प्रस्ताव रखता है, 2041 संख्या है इसकी। और इस प्रस्ताव में क्या रखता है? वो एक बात रखता है इस प्रस्ताव में, ये इराक को कहता है कि आपके पास जो भी विध्वंसक हथियार हैं उनको आप क्या कर दो? नष्ट कर दो। क्या कहता है? कि इराक से कहता है इस प्रस्ताव के द्वारा कि आपके पास जो भी विध्वंसक और खतरनाक हथियार है उनको आप क्या कर दीजिए? नष्ट कर दीजिए। और इसके लिए हम आपको कुछ समय की मोहलत देते हैं। क्लियर, समझ में आया? कुछ समय की हम आपको क्या देते हैं? इसमें मोहलत देते हैं। तो सुरक्षा परिषद ने जब इस तरह का प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव में क्या है लिख देता हूं मैं आपको। प्रस्ताव में सीधा सीधा कहता है कि प्रस्ताव अनुसार, प्रस्ताव में इराक से कहा जाता है कि वह संपूर्ण, मतलब जितने भी आपके पास कौन से विध्वंसक, जो बड़े विनाश को वो करते हैं, ना। विध्वंसक जानते हो ना आप? विध्वंसक अर्थात जो विध्वंस कर सकते हैं, इस तरह के जो हथियार हैं। हथियार का मतलब यहां पर बम से है ना। बम है, नई टेक्नोलॉजी है ना, अस्त्र है ना, अस्त्र है, उनसे है ना? तो है ना, क्या सॉरी, शस्त्र, अस्त्र तो हाथ से चलाए जाते हैं, शस्त्र है ना, बम शस्त्र वगैरह, मतलब जो हथियार आपको क्या करते हैं? विध्वंसक करते हैं, विध्वंसक हथियार हैं, उनको क्या कर दो? आप नष्ट कर दो। हथियार को नष्ट करने की मोहलत दी, नष्ट करने की मोहलत, मोहलत का समय, कुछ समय दिया इनको,
कि आपको इतना हम टाइम टेबल देते हैं, 2 महीने का समय देते हैं, इस 2 महीने के अंदर अंदर आप ये आपके पास जो विध्वंसक हथियार है उनको क्या कर दो, समाप्त कर दो। और विध्वंसक हथियार को समाप्त कर दो, इसके बाद हमारी टीम जो सुरक्षा परिषद की एक निरीक्षक टीम है वो इराक में जाकर क्या करेगी, निरीक्षण करेगी कि भाई इन्होंने जो हथियार है उनको नष्ट किया कि नहीं किया, भाई जांच करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो सुरक्षा परिषद की एक निरीक्षक टीम ईरान की इराक की क्या करेगी, जांच करेगी। क्या लिखा फिर, इसके बाद सुरक्षा परिषद की है ना एक एजेंसी, है ना, सुरक्षा परिषद के निरीक्षक, या कह सकते हैं हम सुरक्षा परिषद के निरीक्षक जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे कि इनके पास अब भी हथियार है या नहीं है, भाई इन्होंने नष्ट करे कि नहीं करे, इस बात की जांच करेगी। सिंपल सी बात है कि नहीं। और अगर शस्त्र पाए जाते हैं तो क्या करेगी, कार्रवाई करेगी, है। तो क्या है तीसरा, अगर शस्त्र पाए जाते हैं तो कार्यवाही करें। सीधी सी सिंपल सी बात। एक प्रस्ताव पारित होता है 1441 करके 2002 में 8 नवंबर को सुरक्षा परिषद करती है कि साहब इराक से कहती है कि आप अपने जो विध्वंसक हथियार उनको नष्ट कर दीजिए, हम आपको 2 महीने का समय देते हैं। इसके बाद हमारी एक टीम आएगी, निरीक्षक दल आएगा, वो जांच करेगा, अगर हथियार नहीं पाए गए तो कोई बात नहीं, और अगर पाए गए तो फिर आप पे क्या होगी, कार्रवाई होगी। क्लियर आ गया बात समझ में। और 13 नवंबर 2002 को यह प्रस्ताव को इराक स्वीकार भी कर लेती है। क्या होता है, 13 नवंबर को, कब, 13 नवंबर। तो 13 नवंबर को प्रस्ताव को क्या हो गया, प्रस्ताव को इराक स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, इराक स्वीकार कर लेता है। ठीक है साहब, हम कर देंगे नष्ट, हमारे पास तो है ही नहीं, हम नष्ट क्या करें। और अगर आपको ये लगता है तो ठीक है, हम नष्ट कर देंगे, जो भी होगा आप आके जांच कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए इसके बाद मेन ड्रामा शुरू होता है। वो ड्रामा क्या है, मेन बात यह है, उस ड्रामे के बारे में हमको जानना है। देखिए क्या होता है ड्रामा शुरू, यहां तक का आपको समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़े, देखिए अब क्या होता है कि 13 नवंबर 2002 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है ना। 13 नवंबर प्रस्ताव क्या हो गया, स्वीकार हो गया। यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जांच समिति ने खोजबीन शुरू कर दी साहब। क्या कर दी, जांच समिति ने खोजबीन शुरू कर दी और 2003 में अपनी फरवरी 2003 में एक रिपोर्ट दी। क्या हुआ, जांच समिति ने खोजबीन की तथा फरवरी 2003 को क्या हुआ, रिपोर्ट दी, अपनी रिपोर्ट, अपनी क्या कर दी, रिपोर्ट पेश कर दी कि साहब ये रिपोर्ट है। अपनी क्या दे दी, रिपोर्ट दे दी। अब ये रिपोर्ट में क्या मिला, रिपोर्ट क्या थी, वो रिपोर्ट ये थी
कि रिपोर्ट के अनुसार कोई महाविनाशक शस्त्र नहीं मिले। रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट अनुसार कोई महाविनाशक जो विनाश कर सके, महाविनाशक या विध्वंसक, या हम कह सकते हैं विध्वंसक शस्त्र नहीं मिले। यहां तक कोई संकट है क्या मित्रों? कोई संकट है यहां तक? बड़ी सिंपल बात, एक प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव में ये कहा गया कि हम आपके हथियारों की जांच करेंगे, एक हथियार मिले तो हम कार्रवाई करेंगे, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक समस्या आ जाती है। अमेरिका तो तैयार बैठा था कि मैं किसी भी बहाने से युद्ध करूं, मैं तो इराक पे युद्ध करूंगा ही करूंगा। यह अमेरिका की नीयत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब क्लीन चिट मिल गई इराक को, इसके बावजूद भी अमेरिका इराक के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था, दृढ़ संकल्प ले रखा था कि मैं तो इराक के विरुद्ध युद्ध करूंगा ही करूंगा। यह थी अमेरिका की स्थिति। और उसने अपने समर्थन में ब्रिटेन को, अन्य देशों को अपने समर्थन में मिलाना शुरू कर दिया अमेरिका ने कि अब क्या करेंगे, हम तो इराक के ऊपर आक्रमण करेंगे। समझ में आ गया? बिना कारण क्लीन चिट मिली, उसके बावजूद भी ये स्थिति आई। क्या स्थिति आई देखिए, बात करते हैं। अमेरिका इराक के विरुद्ध युद्ध के लिए क्या था? दृढ़ संकल्प ले रखा था, दृढ़ संकल्प था। उसने तो ये सोच लिया मेरे को तो युद्ध करना ही करना है। और क्या करना शुरू कर दिया अमेरिका ने युद्ध हेतु क्या सुनना शुरू कर दिया? अपने पक्ष में समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। अपने पक्ष में समर्थन, समर्थन जुटाना शुरू कर दिया या समर्थन जुटाया। ये किया साहब। अब समर्थन जुटा लिया और समर्थन जुटाते ही कार्रवाई कर दी साहब इराक के ऊपर। 20 मार्च 2003 को एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या चलाया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के माध्यम से मार्च 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन और सहयोगी सेना यूएनओ के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए एक सैनिक कार्रवाई कर देती है। क्लियर आया समझ में? मार्च 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन और सहयोगी सेना यूएनओ के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए, यूएनओ के चलने का आदि, यूएनओ ने क्लीन चिट मिल गई थी, यूएनओ चाहता नहीं था युद्ध हो, लेकिन यूएनओ के सिद्धांतों की अवहेलना कर दी और अवहेलना करते हुए सैनिक कार्रवाई कर देता है इराक के ऊपर। कब? मार्च 2003 में। क्लियर हो गया साहब यहां तक? क्या हुआ? मार्च 2003 में, मार्च 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन प्लस सहयोगी सेना, अन्य देशों की सहयोगी सेना जो भी तैयार थी इनके साथ में, सेना ने यूएनओ के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए,
इराक पर सैनिक कार्यवाही करती। मार्च 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन प्लस सहयोगी सेना ने यूएनए के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए क्या कर दी? सैनिक कार्रवाई कर दी इराक के ऊपर, युद्ध शुरू कर दिया। और युद्ध को क्या नाम दिया इन्होंने? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया, है ना? क्या नाम दिया? इसको आपने लिख लिया, एक बार मैं इरेज कर देता हूं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो ये हमला है ना, इस हमले को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन इराकी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया, है ना? फ्रीडम, ये ऑपरेशन चलाया इन्होंने, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, है ना? ये नाम दिया इस हमले को। और इस हमले के तहत क्या हुआ? इस हमले के तहत 9 अप्रैल 2003 को बगदाद पर गठबंधन सेना पूरा का पूरा अपना अधिकार कर लेती है, पूरा कब्जा जमा लेती है। क्या कर लेती है? 9 अप्रैल 2003 को बगदाद पर मित्र सेना द्वारा, है ना? मित्र सेना का मतलब है वही सेना, गठबंधित सेना, है ना? बगदाद पर गठबंधन सेना पूर्ण कब्जा कर लेती है। ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के माध्यम से 20 मार्च को, कब किया गया? ये 20 मार्च को हमला किया गया। देखो कब? 20 मार्च 2003 को सैनिक कार्रवाई की गई है ना? और 20 मार्च को तो सैनिक कार्रवाई की और 9 अप्रैल 2003 को बगदाद पर गठबंधन सेना ने पूर्ण क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। और 24 वर्ष के सद्दाम हुसैन के शासन का क्या हो गया? अंत हो जाता है ना? 24 वर्ष के शासन का अंत, अर्थात सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हो जाता है। किसका? सद्दाम हुसैन के शासन का अंत। सद्दाम हुसैन शासन का अंत हो जाता है मित्रों, है ना? 24 वर्ष के शासन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, अर्थात सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हो जाता है। यह था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में आप क्या जानते हो? इस तरह का प्रश्न, छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न के बहुत सारे तरीके होते हैं पूछने का, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो कोई नहीं, हमें तो सब कुछ पढ़ना है, कहीं से भी आओ आंसर देना ही देना है। तो क्या है? सद्दाम हुसैन का शासन का क्या हो गया? यहाँ पर अंत हो गया। अब ये अंत होने के बाद जो इराक की स्थिति क्या हो गई? डगमगा गई। इराक की आर्थिक स्थिति तो तबाह हो गई, साथ में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब क्या हो गया? तबाह हो गया। तो इराक के युद्ध में बहुत हानि उठानी पड़ी इराक को इस युद्ध में। तो इसके पुनर्निर्माण के लिए क्या कहता है जो कोलिन पावेल है, वो क्या कहते हैं? अमेरिकी कोलिन पावेल क्या कहते हैं कि इराक युद्ध के बाद इराक का पुनर्निर्माण का कार्य अमेरिका करेगा। क्या बात है, देखिए क्या कहते हैं कि अब इराक युद्ध हो गया और हमने
तानाशाही शासन का अंत कर दिया, अब इसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। ये कौन कहता है? अमेरिका कहता है। और ये कोलिन पावेल के शब्द हैं। आप देखिए क्या कहते हैं कोलिन पावेल। कहते हैं इराक युद्ध के बाद, इराक युद्ध के बाद इराक पुनर्निर्माण अमेरिका करेगा। कौन करेगा दोस्तों? अमेरिका करेगा पुनर्निर्माण। ये बात रख दी साहब। इराक युद्ध के बाद इराक का पुनर्निर्माण का काम कौन करेगा? अमेरिका करेगा। ये कोलिन पावेल ने रख दी। और फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो इराक में अंतरिम परिषद का गठन हुआ शासन के लिए। क्या होता है? अंतरिम परिषद का गठन होता है। तो अब हम देखेंगे इराक में अंतरिम परिषद का गठन। युद्ध समाप्त हो गए दोस्तों। अब अंतरिम परिषद का गठन किस तरह होता है? यह अमेरिका के द्वारा किया जाता है। सब कुछ ध्यान रखना। तो इराक में अंतरिम परिषद का गठन है ना। अंतरिम परिषद का गठन होता है ना। अंतरिम परिषद का गठन होता है। किस तरह होता है? देखिए ऐसे ऐसे अंतरिम परिषद का गठन होता है। अंतरिम परिषद का गठन कैसे हुआ? देखिए क्या होता है। 13 जुलाई 2003 को अमेरिका कौन करेगा? अमेरिका ही करेगा भाई। अमेरिका का ही पुनर्निर्माण का कार्य, अमेरिका यहां पर सब कुछ कर रहा है। तो अमेरिका समर्थित, जिसको अमेरिका ने समर्थन दिया, अर्थात समर्थित का मतलब है जिसको अमेरिका ने समर्थन दिया। तो अमेरिकी समर्थित प्रशासनिक व्यवस्था होती है, अमेरिकी समर्थित प्रशासन समिति। एक अमेरिकी प्रशासनिक समिति है ना, या कह सकते हैं परिषद, इसका गठन हुआ। और इस गठन में क्या क्या किन किन लोगों को शामिल किया गया उसकी बात देखो। इस गठन में 25 लोगों को शामिल किया गया। 25 कितने? 25 सदस्य बनाए गए। अंतरिम परिषद में कितने सदस्य? 25। कहां से लिए? 13 तो शिया मुसलमान, शिया होते हैं दोस्तों, कभी बात करेंगे इस पे, शिया सुन्नी वगैरह पर कभी मौका मिला तो। इसके बाद सुन्नी 5 कितने? सुन्नी 5 कुर्द होते हैं है ना। इसके अलावा एक ईसाई और एक तुर्क, एक ईसाई और एक ही तुर्क। ये इस तरह 25 सदस्य की एक परिषद बनी। और जिसका अंतिम निर्णय इसमें जो भी लेगा वो कौन लेगा? देखिए जो अंतिम निर्णय है वो अधिकार, वैसे तो इससे पूछेगा, सब कुछ इनकी परिषद के हिसाब से चलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय जो अमेरिकी प्रशासक है पॉल ब्रेमर लेंगे। अमेरिकी प्रशासक पॉल है ना, पॉल ब्रेमर। कौन लेंगे? पॉल ब्रेमर। ये एक तरीके से
13 जुलाई 2003 को अमेरिका समर्थित प्रशासन समिति की स्थापना, परिषद की स्थापना होती है, जिसमें 25 सदस्य रखे जाते हैं दोस्तों, जिसमें 13 शिया, 5 सुन्नी, 5 कुर्द, 1 ईसाई और 1 तुर्क, इनको मिलकर के अंतरिम परिषद का गठन होता है, जो तात्कालिक रूप से उस समय की जो स्थिति है, क्योंकि चुनाव कराना संभव नहीं था उस समय, तो चुनाव नहीं करवा के एक अंतरिम परिषद का गठन कर दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, और उसका जो अंतिम निर्णय है वो पॉल ब्रेमर पे छोड़ दिया जाता है। ये तो तात्कालिक परिस्थितियों में बनाई गई परिषद, चुनाव नहीं हुए, यहाँ पे चुनाव आगे जाके हुए दोस्तों, है ना। तो ये तो क्या है, अंतिम निर्णय का पॉल ब्रेमर को इसमें अधिकार दिया गया। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, सुनिए। हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम जो बात कर रहे थे वो देखिए, इराक की अंतरिम परिषद का गठन देख लिया था हमने, और गठन में देखा कि अंतिम निर्णय प्रशासक पॉल ब्रेमर के पास रहता है और अमेरिका समर्थित एक प्रशासनिक परिषद का गठन होता है। इसकी चर्चा हमने अभी अभी की। इसके बाद हम ये 25 सदस्य होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इराक में क्या होता है, इस प्रकार इराक के ऊपर अमेरिकी शासन व्यवस्था का नियंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है, इस प्रकार इराक पे अमेरिकी शासन व्यवस्था का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इराक में निर्वाचित अंतरिम सरकार का गठन होता है 2005 में दोस्तों। देखिए, ये तो पिछली क्लास का हमने देखा, इसके संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए क्या होता है, इराक में अब निर्वाचित सरकार का गठन होता है। इराक में निर्वाचित अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है दोस्तों, अब ये अंतरिम सरकार का गठन के बाद हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बाद, शासन की समाप्ति के बाद, एक तात्कालिक समिति बनाई गई, परिषद बनाई गई, हमने ये देखा। लेकिन सद्दाम हुसैन के शासन की समाप्ति के बाद शिया नेता इब्राहिम जाफरी के नेतृत्व में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, सद्दाम हुसैन के बाद, सद्दाम हुसैन की सरकार के बाद पहली बार शिया नेता, है ना, कौन, शिया नेता इब्राहिम जाफरी, इब्राहिम जाफरी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। सरकार का गठन होता है 2005 में। कब होता है ये, 2005 में। यहां तक क्लियर हो गया। तो सद्दाम हुसैन के शासन की समाप्ति के बाद शिया नेता इब्राहिम जाफरी के नेतृत्व में गठित सरकार पहली लोकतांत्रिक सरकार थी, है ना। गठित सरकार जाफरी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है पहली बार। ठीक है, अब देखिए, पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी 30 जनवरी 2005 को आम चुनाव करवाए गए। यहां पर कब करवाए गए ये चुनाव, ये जो चुनाव है ये 30 जनवरी करवाए गए 2005 में। और इन चुनावों के आधार पर जाफरी मंत्रिमंडल बना। क्या बना, जाफरी मंत्रिमंडल।
जाफरी मंत्रिमंडल। और इस जाफरी मंत्रिमंडल में दोस्तों 15 सिया, कितने कौन कौन थे? 15 सिया, 7 कुर्द और 4 सुन्नी और 1 ईसाई। 4 सुन्नी और 1 ईसाई। इस तरह जाफरी मंत्रिमंडल का गठन होता है। पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है दोस्तों, और एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना वहां पर होती है। नई सरकार का जो प्रमुख कार्य होता है, इस नई सरकार का जो प्रमुख कार्य होता है, वो एक नए संविधान का निर्माण का जिम्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इस जो सरकार बनी है, जो पहली सरकार बनी है, इसका प्रमुख कार्य भी बताए गए हैं। वो प्रमुख कार्य देख लेते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई दोस्तों कि इराक में अंतरिम सरकार का गठन होता है 2005 में। आम चुनाव करवाए जाते हैं 30 जनवरी 2005 में, और उस आम चुनाव में इब्राहिम जाफरी को नेतृत्व करने का मौका मिलता है और पहली लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है। और वो अपने जो मंत्रिमंडल है उसमें 15 सिया, 7 कुर्द, 4 सुन्नी और 1 ईसाई को शामिल करते हैं। अब इनके कुछ काम है दोस्तों, वो काम क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नई सरकार का जो प्रमुख कार्य है वो क्या कार्य दिया गया। वो कार्य दिया गया संविधान का निर्माण, उसका अनुमोदन और उसके तहत आम चुनाव करवाना। देखिए क्या है। नवीन सरकार का प्रमुख कार्य जो रखा गया वो क्या रखा गया? संविधान निर्माण, इसका अनुमोदन और फिर इसके अनुसार सरकारों का निर्माण। यह प्रमुख कार्य रखा गया नवीन सरकार का दोस्तों, कि नई सरकार का जो प्रमुख कार्य है वो नए संविधान का निर्माण करेगी, उसका अनुमोदन करवाएगी और उसके तहत क्या करवाएगी? आम चुनाव करवाएगी। क्या करवाएगी? आम चुनाव करवाएगी। ऐसे नहीं होंगे आम चुनाव, किसके अनुसार होंगे? संविधान के अनुसार होंगे। किसके अनुसार होंगे? संविधान के अनुसार होंगे। ये तो 2005 की हमने बात की, उसके बाद सरकारें चलती रही। 2014 की बात, एक सुन्नी सैनिक संगठन ISIS जो क्या करना चाह रहा है? हिंसा और कब्जे की राजनीति रखता है और पुनः एक तरीके से खाली संकट पैदा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है वो सुन्नी संगठन ISIS। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए एक सुन्नी संगठन है, सुन्नी संगठन, क्योंकि हम जानते हैं कि सियाओं को ज्यादा बोलबाला रहा, 15 सिया, सुन्नी बहुत कम, तो अपनी इस वजह से ये सैनिक कार्रवाई में ज्यादा विश्वास रखे, तो इन्होंने उत्तरी भाग में हिंसा शुरू कर दी है और उस पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा 2014। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, समाप्त हो गई ये स्थिति, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि ये संपूर्ण क्रियाकलाप, जितने भी खाड़ी युद्ध हुए, इसके अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। ये सब कुछ खत्म हो गया आज हमारा ये टॉपिक, और अब हम देखेंगे ये जो खाड़ी क्राइसिस है, जो गल्फ क्राइसिस है, इसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। 4-5 लाइनों हम इसको पूरा करेंगे, 4-5 लाइनें, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक चेंज कर देता हूं, खाड़ी संकट की जगह अब मैं लिख देता हूं इसको,
अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर खाड़ी संकट का प्रभाव, है ना। इसको एक एक लाइन में समझेंगे। और वैसे तो ये प्रभाव आप अपने मन से भी कर सकते हो, क्योंकि हमने खाड़ी संकट पूरा पढ़ा, खाड़ी संकट हमने पूरा पढ़ा है और ये आपको टिप्स पे याद हो गए होंगे जहां तक है मैं विश्वास करता हूं। तो खाड़ी युद्ध का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, खाड़ी युद्ध का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, ये देखेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों इसके बारे में क्या बात करें, देखिए आप देखिए क्या क्या चीजें हैं कि खाड़ी युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात, खाड़ी युद्ध ने कुवैत को स्वतंत्र राष्ट्र प्रतिष्ठापित कर दिया। मानते हो ना इस बात को? क्या हुआ खाड़ी युद्ध से? खाड़ी युद्ध ने क्या किया? इस खाड़ी युद्ध ने कुवैत को स्वतंत्र राष्ट्र, है ना, स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया एक तरीके से, है ना, प्रतिष्ठित कर दिया। मानते हो इस बात को? क्योंकि कुवैत को आजाद हुआ कि नहीं हुआ? कुवैत जो इराक के कब्जे में आ गया था, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, कुवैत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया मित्रों। कुवैत को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। और हम देखते हैं कि खाड़ी युद्ध ने कुवैत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया और इसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरा, इससे हमको एक बात देखने को मिली, जो गुट निरपेक्षता वाली बात है उसका प्रभाव ज्यादा नहीं है। जो गुट निरपेक्षता की राजनीति है वो आधारहीन सिद्ध हुई एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या? गुट निरपेक्षता का प्रभाव कम। गुट निरपेक्षता है ये एक बातों की चीज रह गई, कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। देखिए गुट निरपेक्ष रहते हुए भी समस्याएं आ जाती है, बहुत सारी चीजें को हमने देखा इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें कि सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई यहां से। तीसरी बात हम करते हैं तो क्या हुआ? सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई। सैनिक शक्ति सर्वोच्च है। अमेरिका ने अपने सैनिक शक्ति के बल पर क्या नहीं कर दिया दोस्तों? कुवैत को आजाद करवा दिया। सैनिक शक्ति से अपने संपूर्ण विश्व पे अपना परचम लहरा दिया अमेरिका ने, और सैनिक शक्ति के बल पर ही यूएनओ को धत्ता बचाते हुए, यूएनओ की अवहेलना करते हुए, यूएनओ के सिद्धांतों को नहीं मानते हुए इराक पर आक्रमण कर दिया। तो ये स्पष्ट हो गया, जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की राजनीति शुरू हो गई दोस्तों। जिसकी लाठी अर्थात शक्ति ही अंतिम साधन है, शक्ति ही सर्वोच्च है। इस बात का एक सिद्धांत सभी लोगों के दिमाग में आ गया और लोगों ने शुरू कर दिया कि जिसके पास शक्ति है उसी का बोलबाला है। इसके बाद चीन ने अपनी शक्ति प्रतिस्थापित करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, रूस ने खुद ने शुरू कर दी, भारत भी अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर जीना है, वो कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है दोस्तों। मत्स्य न्याय है, समुद्री खेल है एक तरीके से। और जब आप शक्ति का कभी अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मौका मिले तो आप देखोगे कि शक्ति का सिद्धांत किस तरह कार्य करता है, उसके बारे में जानोगे और आपको पता चलेगा कि सैनिक शक्ति सर्वोच्चता सिद्ध हो गई यहां पर। और यूएनओ की भूमिका क्या नजर आई आपको इसमें? संपूर्ण कार्यकलाप, हमने संपूर्ण युद्ध देखे, यूएनओ एक पंगु संस्था साबित हुई। यूएनओ दमदार संस्था नजर नहीं है। यूएनओ एक अमेरिका का वर्चस्व नजर आया हमको यूएनओ पे। क्या आया?
यूएनओ पर किसका वर्चस्व नजर आया? अमेरिका का वर्चस्व नजर आया। यूएनओ पर अमेरिका का वर्चस्व आया कि नहीं आया दोस्तों? क्लियर? ये आपके खुद के कॉन्सेप्ट के हैं, आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अगर आपने पूरा अच्छे से मेरे से खाड़ी युद्ध पूरा, अगर आप देखो नहीं हुए तो आप दोबारा से वीडियो मेरा प्ले कीजिए और दोबारा से देखिए, आपको ये सब चीजें निकल के आएगी, आपके मन में से निकल के आएगी ऑटोमेटिक। तो क्या यूएनओ पर अमेरिका का वर्चस्व नजर आया कि नहीं आया? यूएनओ के सिद्धांतों को नहीं माना तो हम कह सकते हैं यहां पर कि यूएनओ की भूमिका निराशाजनक रही। यूएनओ की भूमिका निराशाजनक कैसी रही दोस्तों? यूएनओ की जो भूमिका है वो निराशाजनक रही, दम वाली बात नहीं है, पंगु संस्था नजर आई। और जो खाड़ी तेल उत्पादक क्षेत्र है उस पर क्या हो गया? अमेरिका का वर्चस्व हो गया इस युद्ध के कारण। खाड़ी तेल उत्पादक क्षेत्र पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, बताइए आप? और यही नहीं, अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। हम कह सकते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। किस तरह हुआ अर्थव्यवस्था का नुकसान? जो पैसा हमें लेना था इराक से, इराक से, कुवैत से, उसका भुगतान अटक गया दोस्तों। इसके अलावा तेल महंगा हो गया। ऑयल क्या हो गया? तेल की अगर हम बात करें, महंगा हो गया तेल, क्योंकि क्राइसिस जब चला तो ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, प्रोडक्शन रुका, ट्रांसपोर्टेशन रुका, और एक तरीके से कीमतें मार्केट में बढ़ गई, और इससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। भारत को नहीं, बहुत सारी जगह हमने देखा कि बहुत से जगह इस तरह के नुकसान हमको झेलने को मिले। इसके अलावा अरब की बात करें हम, अरब कंट्रीज में भी इसको लेकर के बड़ा टेंशन का माहौल रहा। उनमें एक तरीके से जो एकता की स्थिति समाप्त हो गई, उपद्रव होना शुरू हो गया। अरब क्षेत्र बहुत सारे इसके वो निकले, रिजल्ट बहुत सारे निकले। तो खाड़ी युद्ध का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम प्रभाव को देखते हैं तो खाड़ी युद्ध का कुवैत को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया, सबसे अच्छी बात हुई है। तो चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, ये थोड़ा गलत हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप अरब देशों में दरार आ गई। क्या आ गया? हम कह सकते हैं युद्ध के परिणाम स्वरूप अरब देशों में दरार, युद्ध के परिणाम स्वरूप अरब देशों में दरार। इसके अलावा आतंकवाद को हवा मिली, इस्लामिकता को हवा मिली, इसमें कुछ बातें और हमको नजर आई इसमें, है ना। तो खाड़ी युद्ध ने कुवैत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, ठीक रहा, अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। अरब देशों में दरार आ गई, गुटनिरपेक्षता आधारहीन साबित हुई दोस्तों। जो हमारा पंचशील सिद्धांत गुटनिरपेक्षता की बात थी, जवाहरलाल नेहरू ने जो दिया था, जो सिद्धांत नासिर टीटो जवाहरलाल नेहरू ने जो बांडुंग सम्मेलन और जो हुए थे, आपने पढ़ा होगा, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने पढ़ाया आप लोगों को, तो वो सब कुछ अर्थहीन नजर आए यहाँ पर। और उनकी अर्थहीनता पहले भी साबित हो चुकी है चीन के युद्ध के समय, भारत के संदर्भ में। इसके अलावा सैनिक शक्ति सर्वोच्च नजर आई कि नहीं आई दोस्तों? यूएनओ की भूमिका क्या नजर आई? केवल जैसा अमेरिका ने चाहा वैसे यूएनओ ने किया। प्रस्ताव पारित अमेरिका ने करवाया 1441 की हमने बात की, जिसके तहत इराक की जांच पड़ताल हुई विध्वंसक हथियारों की, और जांच पड़ताल में क्लीन चिट मिलने के बावजूद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। क्या रही उस संस्था के सिद्धांत खोखले साबित हुए दोस्तों।
तेल उत्पादन महंगा हो गया, हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है दोस्तों। अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया इन चीजों पर। तो ये सब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव है। तो आज हमारा ये खाड़ी संकट का जो टॉपिक है यहीं पर पूरा होता है। हमने अमेरिका के बारे में देखा किस तरह युद्ध हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।